हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। हमने उसमें पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके इसेंशियल्स, उसके यूजर्स और उसकी लिमिटेशंस। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। हम देखेंगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब क्या होता है और फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या ऐसे खाते हैं, ऐसे अकाउंट्स हैं किसी कंपनी के जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं और उस कंपनी में या किसी व्यावसायिक संस्था में कैश का कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से दिखाया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स ऐसे विवरण जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाए जाते हैं और जो उस कंपनी की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को शो करते हैं, उन्हें कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सवाल उठता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है। तो एनालिसिस का मतलब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की फीचर्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका मीनिंग क्या है। ये सारी चीज़ें जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब हुआ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं किसी कंपनी के, उनसे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से? उन स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करके, यानी कि हम ये देख रहे हैं विभिन्न रेशो निकाल के, जो अकाउंटिंग रेशोज़ हैं कि उस कंपनी की जो डेट इक्विटी रेशो है वो क्या है, या उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेट है वो कितनी है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। इसी तरीके से हम कैश फ्लो चेक करने की कोशिश करें कि कैश फ्लो जो है वो कैसा रहा कंपनी में पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। तो ये सारी चीज़ हम क्या करते हैं, इसलिए एनालिसिस करते हैं जब ये चीज़ इनका पता चलता है। और ये हम करते इसलिए हैं एनालिसिस कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को और जो हमारे स्टेक्स हैं कंपनी से जुड़े हुए उनको पूरा कर सकें और उनके बारे में डिसीजन ले सकें। आइए एक डेफिनेशन पढ़ते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज लार्जली ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन ए बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस के जितने भी वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, जितने भी विभिन्न वित्तीय कारक हैं, उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, उस संबंध का अध्ययन करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। एज डिस्क्लोज्ड बाय ए सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो किस तरीके से डिस्क्लोज किया जाता है? एक सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट से, यानी कि जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं उनका हम स्टडी कैसे करते हैं, जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनकी बिहाफ पर। एंड ए स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ दीज फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स का हम अध्ययन करते हैं एज शोन इन ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, जैसा कि स्टेटमेंट्स की सीरीज में दिखाया गया है या विभिन्न स्टेटमेंट्स में दिखाया गया है, जैसे इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस इज अंडरटेकन बाय क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स in order to determine the credit worthiness and earning potential of a business entity। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है? एक
ऐसा एनालिसिस है, ऐसा एग्जामिनेशन है अकाउंट्स का, जो कौन करता है? क्रेडिटर्स करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं, और इनके अलावा जो दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स हैं, जैसे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, पब्लिशर्स, रिसर्चर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, मैनेजमेंट और आपका एम्प्लॉय, ये सब क्या है? इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस है उसको जानना चाहते हैं, और कंपनी का जो अर्निंग पोटेंशियल है, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको जानना चाहते हैं। जानना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको उनको जो है कंपनी की स्थिति के अनुसार अपने स्टेक को संरक्षित करना होता है। तो अब इन दोनों का एक सिंपल शब्दों में अगर मैं अर्थ बताऊं, दोनों को डेफिनेशंस को कंबाइन करके, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या वित्तीय विश्लेषण को एक प्रक्रिया के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या वित्तीय विश्लेषण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता होते हैं, वो इस लिहाज से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करते हैं ताकि वो अपने स्टेक को पाने के लिए संबंधित डिसीजन ले सकें, निर्णय ले सकें। मिसाल के तौर पे अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर इसलिए एनालिसिस करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि वो उसकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए करेगा और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए करेगा, ताकि उसका जो पैसा लगा हुआ है, जो पैसा उसने उधार दिया है कंपनी को, उसको वो वसूल सके और ये पता लगा सके क्या वो पैसा उसको मिल सकता है या नहीं। इसी तरीके से दूसरा कोई यूजर जैसे इन्वेस्टर्स है, वो इसलिए एनालिसिस करेगा किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो ये प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए जो है एनालिसिस करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी वो इसलिए जानने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको रिटर्न के रूप में डिविडेंड लेना है, जो शेयर या जो उसने सिक्योरिटीज़ उस कंपनी की खरीद रखी हैं। इसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स हैं, वो भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ताकि उन्हें उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके और उनकी सॉल्वेंसी पावर कितनी अच्छी है, और उस कंपनी में डेट और इक्विटी का क्या रेशो है या डेट और असेट्स का क्या रेशो है, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि कंपनी के पास अपना पैसा कितना है, खुद की संपत्ति कितनी है, और उसके पास उधारी का या कर्जे का पैसा कितना है। अब एनालिसिस करके डिवेंचर होल्डर्स को ये पता चलेगा कि उस किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा है, यानी कि कंपनी पे कर्जा ज़्यादा है, या उसके पास अपनी खुद की एसेट्स ज़्यादा हैं और इक्विटी ज़्यादा है। अगर कंपनी के पास डेट ज़्यादा है ऑलरेडी उसकी इक्विटी से और उसकी एसेट्स से, तो इसका मतलब ये है कि जो लेंडर्स हैं वो उधार देने से कतराएंगे, वो उधार देना नहीं चाहेंगे ऐसी कंपनी को जिसमें पहले से ही जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अपोजिट अगर डेट कम है और इक्विटी और असेट ज़्यादा है, तो कोई भी लेंडर आसानी से इस कंपनी को उधार देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये यूजर्स हैं ये एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि इनके जो स्टेक कंपनी से जुड़े हुए हैं उनका ये भरपूर लाभ उठा पाएँ। अब हम देखेंगे कि हमने मीनिंग तो हमने देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। अब हम देखेंगे इस एनालिसिस को करने के लिए, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जामिन करने के तरीके कौन कौन से हैं, टेक्निक्स कौन कौन सी है। तो इसकी विशेष तौर पर 6 टेक्निक्स हैं। आइए जानते हैं उन टेक्निक्स के बारे में। पहली टेक्निक्स है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें प्रत्येक आइटम की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है, और
उसमें 2 कॉलम एक्स्ट्रा होते हैं, जिसमें से पहले कॉलम में उन दोनों अवधियों में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस है वो लिखा जाता है, और दूसरे कॉलम में यह लिखा जाता है कि जो डिफरेंस है, जो परिवर्तन हुआ है दोनों बैलेंस के बीच में, वो कितना प्रतिशत है बेसिक ईयर का या प्रीवियस ईयर की वैल्यू का या ओपनिंग बैलेंस का। अब कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 2 तरीके के होते हैं, एक कंपेरेटिव बैलेंस शीट और एक कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपेरेटिव कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी टेक्निक होती है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें भी जितने कॉलम कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं उतने ही कॉलम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होते हैं। पहले 3 कॉलम जो होते हैं वो दोनों के कॉमन हैं, लेकिन बाद के जो 2 कॉलम हैं वो अलग अलग हैं। जैसा मैंने ऊपर बताया कि कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो बाद के 2 कॉलम हैं, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5, तो उनमें कॉलम नंबर 4 में दिखाया जाता है जो चेंज है दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का, और 5वें कॉलम में दिखाया जाता है वो चेंज कितना प्रतिशत है ओपनिंग बैलेंस का, यानी कि प्रीवियस ईयर के एंड में जो वैल्यू है उसका। लेकिन कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बाद के 2 कॉलम बनाए जाते हैं, जो कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 है, उसमें क्या दिखाया जाता है, कॉलम नंबर 4 में दिखाया जाता है कि ओपनिंग जो प्रीवियस ईयर के एंड में जो वैल्यूज़ हैं उन सब के टोटल का, यानी कि अगर हम बैलेंस शीट देख रहे हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट देख रहे हैं, तो हम टोटल हर असेट को ये देखेंगे कि ये ओपनिंग ईयर में या प्रीवियस ईयर में कोई पार्टिकुलर असेट्स टोटल असेट का कितना प्रतिशत है, और इसी तरीके से लाइबिलिटी में कोई पार्टिकुलर लाइबिलिटी जो है वो टोटल लाइबिलिटी की कितनी परसेंट है, ये आएगा चौथे कॉलम में। 5वें कॉलम में भी यही आएगा, लेकिन जो डाटा होगा वो करंट ईयर का लिया जाएगा, वैल्यू जो होंगी वो करंट ईयर की ली जाएंगी। तो चौथे कॉलम में हम पार्टिकुलर आइटम को ये दिखाएंगे, देखेंगे कि वो कितना प्रतिशत है टोटल का, टोटल यानी टोटल ऑफ असेट और टोटल ऑफ लाइबिलिटी का। और अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, तो इसका मतलब हम टोटल मानेंगे रेवेन्यू को, और बाकी जितने भी आइटम हैं इनकम स्टेटमेंट में उनकी तुलना हम कैसे करेंगे, रेवेन्यू को 100% मानकर करेंगे। और ये जानेंगे कि अगर रेवेन्यू 100 है तो रेवेन्यू की तुलना में दूसरे जो आइटम्स हैं वो रेवेन्यू का कितने प्रतिशत है। इसके बाद तीसरी टेक्निक जो है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि ये भी एक टेक्निक्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज को जानने के लिए और उसके यूजेस को जानने के लिए बनाया जाता है। यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वर्किंग कैपिटल जो है किस सोर्स से क्रिएट हुई, यानी कि किस सोर्स से वर्किंग कैपिटल आई हमारे पास कंपनी में, और किसके नाम पर वो खर्च हो गई। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक बात जो देखने वाली होती है वो ये होती है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में ऐसी एक्टिविटी को रिकॉर्ड, ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे करंट आइटम और नॉन करंट आइटम दोनों तरह के आइटम जो हैं वो प्रभावित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है उसके 2 इफ़ेक्ट होते हैं, उनमें से एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिससे या तो दोनों अकाउंट करंट नेचर के हैं या दोनों अकाउंट नॉन करंट नेचर के हैं, तो उससे वर्किंग कैपिटल की अमाउंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ऐसी ट्रांजैक्शंस को फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे जो 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं उनमें एक अकाउंट करंट नेचर का है और एक अकाउंट
नॉन करंट नेचर का है, तो उससे वर्किंग कैपिटल की जो इनफ्लो है वो प्रभावित होता है, फंड का जो फ्लो है वो प्रभावित होता है। इसलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में केवल ऐसी ही ट्रांजैक्शंस यूज़ की जाएंगी, लिखी जाएंगी, जिनसे नॉन करंट और करंट दोनों नेचर के आइटम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा करते इसलिए हैं क्योंकि अगर सपोज कीजिए हम एक ऐसा एग्जांपल लें कि किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन से दोनों ही करंट नेचर के अकाउंट प्रभावित हुए। इसका एग्जांपल एक ये हो सकता है कि हमने क्रेडिटर्स को कैश की पेमेंट कर दी, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ क्रेडिटर और कैश दोनों ही करंट नेचर के हैं। अब दोनों करंट नेचर के होने की वजह से एक करंट नेचर का जो आइटम है उसकी वैल्यू घट रही है, यानी कि क्रेडिटर की वैल्यू घट रही है, जबकि दूसरे करंट नेचर का जो आइटम है उसकी वैल्यू भी घट रही है। तो दोनों जो अकाउंट हैं वो करंट नेचर के हैं। अब क्योंकि दोनों अकाउंट जिसको घटाया जा रहा है और जिसको बढ़ाया जा रहा है वो दोनों ही करंट नेचर के हैं, जिसकी वजह से जो नेट इफेक्ट होगा दोनों का वो नील हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे करंट और नॉन करंट दोनों तरह की अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, तो उससे फंड फ्लो पर प्रभाव पड़ता है और उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम फंड फ्लो में कंसीडर करते हैं। इसके बाद चौथी टेक्निक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो साल के एंड में बनाया जाता है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाया जाता है, और इसमें यह जानने की कोशिश की जाती है कि कंपनी में एक साल के अंदर कैश का कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ और उनका नेट इफेक्ट क्या है, यानी कि नेट इनफ्लो हुआ या नेट आउटफ्लो हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटीज से कैश फ्लो को मेज़र किया जाता है। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो फर्म का कोर ऑपरेशन है, जो फर्म का मेन बिजनेस है, मेन एक्टिविटी है, उससे जो कैश इनफ्लो हो रहा है उसको हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम। दूसरे जो कैश का फ्लो हो रहा है चाहे इनफ्लो या आउटफ्लो, उसको हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसी तरीके से फिर हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है किसी फिक्स्ड असेट को खरीदने या बेचने से जो कैश फ्लो होता है उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शामिल करते हैं। जब हम असेट खरीदते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है, और जब हम असेट को बेचते हैं तो कैश का इनफ्लो होता है। तो इस तरीके से हम जितनी भी असेट की सेलिंग और परचेजिंग है उसके आधार पर हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते हैं। उसके बाद तीसरी जो एक्टिविटी होती है वो होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि किसी प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाना है तो उसके लिए फंड की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस पैसे को हमने किस किस सोर्स से इकट्ठा किया, उसी सोर्स से जो इनफ्लो या आउटफ्लो होगा उसको हम कंसीडर करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यानी कि इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे हमें पैसा चाहिए किसी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, और उस पैसों को इकट्ठा करने के लिए हमने शेयर कैपिटल इशू कर दी या डिबेंचर इशू कर दिए। तो ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि ये फाइनेंस के लिए, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए की गई है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जितना भी इनफ्लो और आउटफ्लो होगा उसका नेट इफेक्ट निकालेंगे और हम नेट फ्लो जानेंगे कि नेट फ्लो जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वो कितना है। जब इन तीनों एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो निकल कर आ जाएगा, नेट कैश फ्लो निकल कर आ जाएगा, तो इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास नेट कैश फ्लो निकल कर आ जाएगा। उस नेट कैश फ्लो में हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस को जोड़ देंगे, जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसको नेट फ्लो में जोड़ देंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो टोटल आया है वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर है या नहीं है। अगर वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर है तो इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, अदरवाइज़ हमने कहीं गलती की है। आगे मैं इन सभी का आपको परफॉर्मा भी दिखाऊंगा, इनका फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो इन चार के बाद पांचवी जो टेक्निक है वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो क्या होता है, एक ऐसी मतलब संख्याओं के बीच में जो दो या दो से ज़्यादा संख्याओं की रिलेटिव वैल्यू को दिखाता है रेशियो। यानी कि एक अगर दो भाग है तो दूसरी कितने भाग होनी चाहिए या कितने भाग होगी, इसी रिलेशनशिप को दिखाता है रेशियो, यानी कि रिलेटिव वैल्यू को दिखाता है। अब अकाउंटिंग रेशियो क्या होते हैं? अकाउंटिंग रेशियो ऐसे रेशियोज हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं और वो जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको डिसीज़न लेने में सहायता करते हैं। जैसे अगर कोई शेयर होल्डर्स है, वो इसलिए एनालिसिस करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि वो ये जानने की कोशिश करेगा अकाउंटिंग रेशियो के माध्यम से कि जो कंपनी है उसका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितना है या नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है, ताकि वो उसके हिसाब से अपने डिविडेंड की इच्छा रख सके और उसकी मांग कर सके। इसी तरीके से जो दूसरे यूजर्स होते हैं वो सब अपने अपने स्टेक को ध्यान में रखकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। तो ये हुआ रेशियो एनालिसिस। और जो लास्ट टेक्निक्स है वो है आपकी ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस में क्या होता है, इसमें टाइम की रेस्पेक्ट में ये देखा जाता है कि जो कोई फाइनेंशियल वेरिएबल है वो उसका ट्रेंड क्या है, वो घट रहा है समय के साथ या बढ़ रहा है या स्थिर है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी दशा कैसी है और उसकी दिशा कैसी है। तो ये जाना जाता है ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस में। अब हम देखते हैं इन सभी के फॉर्मेट देखकर हमें और क्लियरेंस हो जाएगी। पहले देखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा है। इसमें देखिए 5 कॉलम हैं। पहले कॉलम में सारे आइटम्स लिखे जाएंगे और इस आइटम को लिखते हुए एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पार्टिकुलर फॉर्मेट है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, उसी के अनुसार हमें ये आइटम लिखने होंगे उसी ऑर्डर में। तो पहले कॉलम में आइटम लिखे जाएंगे, दूसरे कॉलम में उनकी प्रीवियस ईयर के एंड में जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी, तीसरे कॉलम में करंट ईयर के एंड में जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी और चौथे ये कॉलम में हम इन दोनों सालों की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो लिखेंगे और पांचवें कॉलम में वो डिफरेंस जो आया निकल कर, जो चेंज आया निकल कर, वो चेंज कितना प्रतिशत है ओपनिंग बैलेंस का, यानी कि प्रीवियस ईयर के एंड में जो वैल्यू है उसका, तो उसकी परसेंटेज हम लिखेंगे पांचवें कॉलम में। इसी की तरह बिल्कुल ये तो है आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बिल्कुल इसी की तरह होती है। उसमें क्या होता है, बस उसमें जो आइटम है वो बैलेंस शीट के दिखाए जाते हैं, यानी कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल दिखाई जाती हैं और वो भी उसी ऑर्डर में दिखाई जाती हैं जो वर्टिकल फॉर्मेट कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अब लागू किया गया है। बाकी चीज़ें उसमें सेम है, सिर्फ उसका फॉर्मेट जो है उसके आइटम अलग अलग हैं, बाकी प्रोसेस जो है वो इन दोनों का सेम है। अब बात आती है कि परसेंटेज चेंज हम निकालेंगे कैसे।
तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एब्सोल्यूट चेंज आया है, एब्सोल्यूट चेंज को हम 100 से गुणा करेंगे और उसको प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज चेंज निकल कर आ जाएगा। ये है कंपेरेटिव बैलेंस शीट। ये मैंने बता दिया आपको, सिर्फ आइटम अलग हैं, बाकी बाद के चारों कॉलम सेम हैं। अब देखेंगे कॉमन साइड इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है, सिर्फ इनका आइटम जो है वो अलग अलग हैं। यानी कि जो बैलेंस शीट का आइटम है वो इनकम कॉमन साइज बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, और जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है उसमें जो पार्टिकुलर्स लिखे जाएंगे, आइटम्स लिखे जाएंगे, वो इनकम स्टेटमेंट के लिखे जाएंगे। लेकिन इसमें जो हम कंपैरिजन करते हैं वो थोड़ा अलग होता है। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम कंपैरिजन करते हैं वो चेंज निकाल के करते हैं और उस चेंज का परसेंटेज निकालते हैं प्रीवियस ईयर की वैल्यू के अनुसार। लेकिन यहाँ कॉमन साइज में हम क्या करते हैं, एक बेसिक वैल्यू ले लेते हैं, एक कॉमन बेस ले लेते हैं, जिसके आधार पर हम बाकी आइटम्स की परसेंटेज निकालते हैं कि जो बाकी रिमेनिंग आइटम्स हैं वो उस टोटल का या उस जो सम है उन सब का उसका कितना प्रतिशत है। यानी कि टोटल वैल्यू में पार्टिकुलर आइटम का, पार्टिकुलर असेट का या लाइबिलिटी का या पार्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, पार्टिकुलर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल अमाउंट का कितना प्रतिशत है। मिसाल के तौर पे जब हम देखते हैं, पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं फिर हम समझते हैं। जैसा कि ये फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, ग्रॉस सेल्स से शुरुआत हुई पहले कॉलम में और उसके बाद लेस कर दिया हमने, फिर सेल्स रिटर्न है, उसके बाद हमारी रेवेन्यू निकल कर आ गई। तो ये जो रेवेन्यू है ये क्या है, इसको हम 100 मान लेंगे, इसको 100% मान लेंगे और इसको 100 मानकर बाकी जो आइटम हैं उसकी वैल्यू निर्धारित करेंगे, इसकी वैल्यू परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे कि बाकी जो आइटम है वो सेल्स का कितने कितने प्रतिशत है। तो यहाँ 5 कॉलम है, यहाँ भी पहले कॉलम में तो जो बैलेंस शीट है या इनकम स्टेटमेंट है उसके जो आइटम है वो पार्टिकुलर जो है वो लिखे जाएंगे। दूसरे और तीसरे कॉलम में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा, और तीसरे कॉलम के बाद चौथे कॉलम में हम ये लिखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर है या जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें सेल्स के अलावा बाकी जो अमाउंट है वो सेल्स का कितना कितना प्रतिशत है। उसके बाद 5वें कॉलम में हम लिखेंगे करंट ईयर में बाकी जो आइटम्स है वो सेल्स का कितने प्रतिशत है। ये इस तरीके से हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और यही जो रूल है, यही कैलकुलेशन का तरीका जो है वो कॉमन साइज बैलेंस शीट में लागू होगा। बस वहाँ पर आइटम बदल जाएंगे, वहाँ आइटम बैलेंस शीट के होंगे यानी कि असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल के होंगे, यहाँ पर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर थे। ये बैलेंस शीट है, ये इसकी चर्चा हमने कर ली। अब हम देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो ये एक बात दिखाता है, यानी कि फंड फ्लो जब हम बनाते हैं तो इसमें 2 चीज़ें कंसिडर करते हैं हम, एक तो सोर्स ऑफ फंड और एक एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में वो आइटम आएंगे जिससे फंड का इनफ्लो हो रहा है, जिससे पैसा आ रहा है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड में वो ट्रांजैक्शन दिखाएंगे जिससे जो फंड है वो उसका आउटफ्लो हो रहा है। जब हम टोटल करेंगे सोर्स ऑफ फंड का, यानी कि किस किस सोर्स से कितना कितना फंड आया
उन सब का टोटल कर लेंगे और उस फंड को कहाँ हमने यूज़ करा, कहाँ कहाँ यूज़ करा, उसका टोटल कर लेंगे। और उसके बाद जो टोटल होगा, जो सम होगा सोर्स का, इनफ्लो का, उसमें से आउटफ्लो का जो टोटल अमाउंट है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है, उसकी वैल्यू को घटा देंगे तो हमारे पास नेट इंक्रीज या डिक्रीज वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। अब ये जो नेट इंक्रीज या डिक्रीज वर्किंग कैपिटल है, इसमें ये जितनी नेट इंक्रीज या डिक्रीज वर्किंग कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल का जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस है उसके बराबर होगी। यानी कि यहाँ जो चेंज निकल कर आएगा वर्किंग कैपिटल में, वो उस चेंज के बराबर होगी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वर्किंग कैपिटल का, उनके डिफरेंस के बराबर होगी। चौथे नंबर पे है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें जैसे हमने भी शुरू में बात की थी, इसमें 3 एक्टिविटीज से हम कैश फ्लो को कंसिडर करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। इनकी डिटेल में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। अब बस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इन तीनों एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आता है नेट, उसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल कर आ जाता है। उसको हम बैलेंस शीट से मैच करेंगे। अगर हमारा कैश फ्लो में आया हुआ जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस शीट में दिए हुए क्लोजिंग बैलेंस के बराबर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के क्लोजिंग बैलेंस के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमने न्यूमेरिकल सही सॉल्व किया है, अन्यथा कहीं गलती की है। इसके बाद आपका आता है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। एक है लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो जो निकाला जाता है वो कंपनी की शॉर्ट टर्म क्लेम को पूरा करने के लिए कितना कैश हमारे पास मौजूद है कंपनी में, वो जानने के लिए किया जाता है। सॉल्वेंसी रेशो जो है वो लॉन्ग रन की जो सॉल्वेंसी पावर है कंपनी की, उसको जानने के लिए निकाला जाता है। जैसे डेट इक्विटी रेशो होता है आपका, या टोटल डेट टू इक्विटी रेशो होता है, या टोटल असेट टू डेट रेशो होता है, वो भी क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशो होता है। इससे हम दीर्घकालीन शोधन क्षमता का आकलन करते हैं। तीसरी कैटेगरी है एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो। एक्टिविटी रेशो ऐसे रेशोज़ हैं, ऐसे अकाउंटिंग रेशोज़ हैं जो ये दिखाते हैं कि किसी विशेष चीज़ में अगर हमने 1 रुपया लगाया है, मिसाल के तौर पे अगर हमने स्टॉक में 1 रुपया लगाया है तो उसके कारण हमने कितने रुपए की सेल की, ये दिखाता है एक्टिविटी रेशो। इसी तरीके से अगर असेट टर्नओवर रेशो है तो वो ये दिखाएगा कि 1 रुपया अगर हम असेट में लगा रहे हैं तो उसके बदले में कितनी सेल हमारी हो रही है। चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र किया जाता है कि किसी कंपनी की जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है, उसका नेट प्रॉफिट रेशो क्या है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में। छठा जो टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की, वो है आपका ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। इसको एक टेबल से समझते हैं। ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस में क्या होता है, कई वर्षों का या कई अकाउंटिंग पीरियड का हमें वेरिएबल दिए होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो वेरिएबल है वो सेल्स है, तो यहाँ 2010 की, 11 की, 12 की और 13 की सेल्स दी हुई हैं। 10% में हम क्या करते हैं, एक ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं, सबसे शुरू के ईयर को, और उससे आगे आने वाले जो वर्ष हैं, उनसे आगे आने वाले जो साल हैं, उनमें हम ये देखते हैं कि जो जितने की सेल बेस ईयर में हुई है उससे अगले ईयर्स में, उससे अगले वर्षों में
सेल कितनी कितनी परसेंट हुई है बेस ईयर की। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें यहाँ तो 2010 में 10,000 की सेल हुई, जो क्या है जिसको हमने 100% मान लिया। तो अब हम इस 2010 की सेल को बेस मानकर हम ये निकालेंगे कि जो 2011, 12, 13 की सेल है वो 2010 की सेल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ अगर हम 2011 की बात करें तो 10,000 से हमारी सेल बढ़कर 12,000 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सेल है 2011 की वो 2010 की सेल का 120% है। इसी तरीके से हम 12 और 13 का भी निकालेंगे और हम देखेंगे कि जो 2012 की सेल है वो 2010 की सेल का 130% है और 2013 की जो सेल है वो 2010 की सेल का 160% है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमें एक ट्रेंड पता चल गया, एक प्रवृत्ति पता चल गई कि जो ट्रेंड है, जो प्रवृत्ति है, जो दिशा है सेल्स की वो किस तरफ वो बढ़ रही है सेल वक्त के साथ या घट रही है। तो यहाँ ट्रेंड जो निकला वो ये बता रहा है कि वक्त के साथ साथ कंपनी की सेल बढ़ रही है। तो ये थी आज के लिए बात। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम इससे आगे की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगले चैप्टर, अगले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होते हैं और उनका प्रोसेस क्या होता है एनालिसिस करने का, और एनालिसिस के जो पर्पज़ हैं वो क्या होते हैं। थैंक यू।